हाय फ्रेंड्स, मैं विक्की कुमार आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चीनी लेखक। चलिए शुरू करते हैं। पता है, फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश का जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुग में यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसने अपने 3 वर्षों में यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन में भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें मध्यकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। नोट: हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। एत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक के बारे में अब देखेंगे। अरबी लेखक अलवरनी यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अलवरनी ख्वारिज्म या खीव, जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में का हिस्सा है, रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार, तौल तथा मापन, विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। एक मिनट। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक एक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कयंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी कहता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर से के नाम से भी जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य और जिसे अश्वनी कुमार के नाम से जाना जाता है में मिलते हैं। मध्य भारत में भगवान धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरम के वेशनगर से गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में।
सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कहता है सती प्रथा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त है। शासक उस समय भानुगुप्त रहे। सतवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नौपाषाणिक पुरा स्थल ब्रुज होम से ग्रतावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कर्षार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख के उस समय शासक रहे कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख उस समय शासक रहे गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। और भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपरा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। समुद्र की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आर्कमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। आर्कमेडू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा अर्थात मलाया कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती थी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्यालय मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है। उसके बाद कदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, कलिंग मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक अर्ध इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया। जिस काल में मनुष्यों के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहे। उसके बाद मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ज्ञानी मानव जिन्हें होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग यह पूरा पाषाण काल के मानव जीविका का मुख्य आधार का शिकार था और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। उसने सबसे पहले किसको बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। उसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपक्कम था। अतिरंपक्कम कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।
कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से अकोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। उसके बाद भारत मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल के विंध्य क्षेत्र के में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला मात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी में जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका गुफा पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बनाकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। किसको? भीमबेटका क्षेत्र को। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अब हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियोकार्बन 14 पत्ती जैसे नवीन विश्लेषण पत्ती के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कैसी है? त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पत्ती की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिसका पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सर जॉर्ज मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जो थे ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता की घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जो अभी सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़ा नगर की संख्या दी गई है, जो निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनबारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगम। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है,
जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्शीदारी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदरों में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदरों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पत्ती अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। उसके बाद तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। उसके बाद संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के दिन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुब्बर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुब्बर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए क्या था? विशेष पूजनीय था। स्त्री मेरनु मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपार और पाशा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थान था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ होता था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों की खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं।
पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सैंधव सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता। अब हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान में स्थिति। शुरू करते हैं। प्रमुख स्थल हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। उसके बाद अभी प्रमुख में स्थिति इसकी है पाकिस्तान एवं पंजाब प्रांत साहिरबाला जिला में। इसके उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 में और व्हीलर 1946 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। इसके उत्खननकर्ता थे रखालदास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में, मेहलर 1930 में। चौहंद्रो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो और चौहंद्रो सिंधु नदी के किनारे। इसकी स्थिति है चौहंद्रो की सिंध प्रांत जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, नवाब शाह जिला के। मौके ने 1925, एन मजुमदार ने 1931 में। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष 1951 में और बीबी लाल एवं बीके थापर 1961 में इनका खोज किया था। कुर्दीजी सिंधु में है। कुर्दीजी सिंधु में। सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान फजल अहमद 1953 और रंगपुर मादर गुजरात का कठियावाड़ा जिला रंगनाथ राव 1953-54। रोपर सतलज पंजाब का रोपर जिला यज्ञदत्त शर्मा 1953-56। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद जिला रंगनाथ राव 1954 में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला यज्ञदत्त शर्मा। सूत कांगडोर दासक पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे औरल अस्टाइन 1927 में। बनमाली रंगई हरियाणा का हिसार जिला रविंद्र सिंह विशिष्ट 1974। धौलावीरा लूनी गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर। जेपी जोशी रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91। सोतकाहा सऊदी कोरा दक्षिणी बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्स 1962 में। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों रिंग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्यों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत्रत्कार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरुप दुर्गापति दुर्गापति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। बजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए वेष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। एक मिनट, अब हम देखेंगे बॉक्स के अंदर दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व दिशा में उत्तर वैदिक शब्द है
प्राची और राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम में प्रतीची स्वराष्ट्र, उत्तर में उदीची विराट, मध्य में राजा का नाम राजा और दक्षिण में भोज कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। युद्ध के लिए गोष्ठी शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ गायों की खोज है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध परुष्णी जो वर्तमान में रावी नदी के तट के नाम से जाना जाता है, के तट पर सुदासा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदासा विजयी रहा। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 है। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद इसमें कहा गया है, चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघ से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोक मुद्रा, घोष, सिक्ता, अपाल एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गंगों ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। मुख्य दर्शन एवं उसके प्रवर्तक चावर्क दर्शन के प्रवर्तक थे। चावर्क योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तरी मीमांसा के बद्रायन और वैशेषिक के कन्नाद। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु। आजीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। आजीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वाश, अधिवास, उष्णीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कन्नाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। उसके बाद गायों को अधन्य अर्थात न मारे जाने योग्य पशु को उनकी श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उससे घायल करने वाले के ये वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आयोग का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। अब हम देखेंगे ऋग वैदिक कालीन नदियां और उसके आधुनिक नाम। कुर्व को कुर्रम, कुभा को काबुल, बितास्ता को झेलम, अश्कनी को चिनाब, परुष्णी को रावी कहा जाता है और सतुद्री को सतलज, विपाशा को व्यास, सादा नीरा को गंडक, दृश्यता को घगर, गोमती को गोमल और सुवस्तु को स्वात। नोट: भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेक नोट अर्थात सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता थे अग्नि। उसके बाद ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार
हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। ऋग वैदिक कालीन देवता देखेंगे। देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता वरुण, पृथ्वी एवं सूर्य की निर्माता समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता, घाव आकाश का देवता सबसे प्राचीन, सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्वनी विपत्तियों को हराने वाला देवता, और पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को शीरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यह यज्ञ तुलना फूटी 9 से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए अपास्तबम व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवृति नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दायित्रे ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। श्रद्धा की प्रथा पहले पहल दायित्रे ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बद्रायन ने की थी। उसके बाद हम महाजनपदों का उदय कल देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब